नमस्कार छात्रों आज जो है अनुमानित प्रश्नों का पार्ट 2। आज सिर्फ 2 ही पाठ के अनुमानित प्रश्न हैं, 15 और 16 पाठ के। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। इनके अलावा भी आपको और प्रश्नों के उत्तर याद कर लेने हैं। मैंने पहले ही बताया है कि ये मेरे द्वारा अनुमानित प्रश्नों के उत्तर हैं। आप पूरा पाठ पढ़कर जाएं एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि पूरे नंबर आने चाहिए आपके एग्ज़ाम में। तो ठीक है बच्चों, तो चलो आपको शुरू करते हैं 15-16 पाठ के अनुमानित प्रश्न। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? मोर मोरनी के नाम जो थे किस आधार पर रखे गए थे? मीन आपके नाम भी किसी न किसी गुण को देखकर जो है पेरेंट्स जो हैं वह नाम रख देते हैं। तो उसी प्रकार मोर मोरनी के नाम भी उनके गुणों के आधार पर रखे गए थे। मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए इसका नाम नीलकंठ रखा गया। जबकि मोरनी मोर के साथ साथ रहती थी, तो अतः उसका नाम क्या रखा गया? राधा। राधा क्यों रखा गया? क्योंकि जैसे कृष्ण के साथ राधा रहती थी, उसी प्रकार मोर के साथ मोरनी रहती थी, तो उन्होंने उसका नाम राधा रख दिया। ठीक है बच्चों, चलो। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? भंगिमाएं, चेष्टाएं मीन जो भी वो करती थी, ऐसे हाव भाव जो थे उसके कौन से लेखिका को बहुत पसंद थे? तो नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा, हर जो भाव थे अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन महादेवी को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी। कौन कौन सी हैं? गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना, और पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, महादेवी के हाथों से होले होले चने उठाकर खाना। होले होले मीन धीरे धीरे, स्लोली, महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े होना। ये जो कुछ विशेषताएं थी वह महादेवी को बहुत पसंद थी। बसंत ऋतु में नीलकंठ के जालीदार घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? क्यों नीलकंठ को जाली में रहना असहनीय हो जाता था? तो बच्चों, नीलकंठ को बसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों के से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्तों में बंक जाते थे, तब बंक मीन ढक जाते थे, तब नीलकंठ जाली घर में अस्थिर मीन एक जगह ही खड़ा रहता था, हो जाता था। वह बसंत ऋतु में किसी घर में बंदी होकर नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित पल्लवित वृक्ष भाते थे, मीन फूलों से भरे हों और पत्तों से भरे हों, वह वृक्ष जो थे उसको बहुत ही भाना मीन अच्छे लगते थे। तब उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था, तब इसीलिए उसको बाहर छोड़ देना पड़ता था। जब ऐसा बसंत ऋतु में आपने देखा है कि ग्रीष्म ऋतु गई होती है तो बसंत ऋतु का आगमन होता है, तो नए पत्तों के साथ होता है, तो इसी प्रकार उसको ये छोड़ना पड़ता था, उसको जाली में रहना पसंद नहीं था। भाषा की बात, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। तो इसी प्रकार आपको कौन से बनाने हैं? रंग और फल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं मेरे अनुमान से। तो आपको पढ़ के सारे जाने हैं, फिर भी मैंने अनुमानित लगाया, कुछ 2 लगा दिए हैं। तो रंग और फल, अब आपको इसके भी 2-2 शब्द बनाने हैं। रंग से बनता है बच्चों रंगना और रंगीला, और फल से सफल है ना, और फलदार, फल से बना है ना, फल का यूज़ हुआ है और यहाँ रंग का यूज़ हुआ है दोनों शब्दों में। तो ये हैं कुछ अनुमानित भाषा की बात। और नेक्स्ट प्रश्न का देखते हैं। संधि विच्छेद कीजिए। अब संधि भी आ सकती है आपको, संधि विच्छेद करना, एक विच्छेद भी आ सकता है, एक
हम जोड़कर भी लिखते हैं ना, उसको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। संधि को पहले शब्द दिया जाता है तो उसको तोड़कर लिखना है, अगर तोड़कर लिखा होगा तो आपको संधि करना है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यही डाला है 2 शब्द। नीलाभ, नीलाभ को ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे, और फिर उसको आपको विच्छेद करना है, नील धन आभ। तो ये था नीलाभ। और नवागंतुक मीन नया आया हुआ, आने वाला। नव, नव मीन नया, आगंतुक मीन आने वाला, है ना। नव धन आगंतुक किसी भी रूप में इन दोनों को में से एक पूछा ही जा सकता है। एक क्या, दोनों भी पूछे जा सकते हैं। और 2-3 और हैं, उनको भी आपने साथ में देख लेना है। ज़रूरी नहीं है कि यही आए आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो ये धोखे में नहीं रहना है। किसके आने की आहट सुनकर मीरा प्रसन्न हो गई। किसके आने की आहट सुनकर मीन आवाज़ सुनकर, मीन उसको भनक लगी है कि कोई आने वाला है। तो कौन आने वाला है? श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण के आने की आहट सुनकर मीरा जो थी प्रसन्न हो गई थी। तो भोर और बरखा कविता की रचयिता कौन है? कौन है इसके रचयिता? भोर और बरखा की कविता के रचयिता है महादेवी वर्मा। बच्चों, इस कविता में से आपको सप्रसंग व्याख्या आ सकती है। व्याख्या मीन आपको उसमें से प्रश्नों के उत्तर पूछे जा सकते हैं। आपने इन दोनों पैराग्राफ को पढ़ के जाना है। उसमें से आपको इस ढंग से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ मैंने बनाए हुए हैं। जैसे आपको एक कविता का नाम और उसके कवि का नाम, ये 1 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न तो आता ही आता है। आपको ये ज़रूर पढ़ के जाना है। तो उसी आधार पर मैंने इस कविता के प्रश्न उत्तर दिए हैं कुछ, आप वो भी याद कर लेना। और आप पैराग्राफ जो होता है उसमें से पंक्तियों को में देख लेना कौन सी बात कही गई है। उस ढंग से ही प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस कविता में किस ऋतु का वर्णन है? तो इस कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन है। अब कविता में भी पूछा जा सकता है और कौन से पैराग्राफ में है उसमें से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? क्यों लगने लगा था? मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारों में मन में उमंग जगाने लगती हैं। मीन जब हल्की हल्की बारिश आती है सावन की तो तन मन जो होता है प्रफुल्लित हो उठता है, मीन खुश हो उठता है। तो तब श्री कृष्ण के आने का आभास भी हो गया था उसको। एक तो बारिश की बूंदें पड़ रही थी तो प्रसन्न थी, दूसरा उसको ये भी पता चल चुका था, थोड़ा सा पता चला था कि श्री कृष्ण भी आने वाले हैं। तो और दुगना उसको सावन मन भावन लगने लगा। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ मह लीनी गौवन के रखवारे। अब इस पंक्ति का आपको अर्थ बताना है। गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र ग्वाल बालों ने रोटी और मक्खन लिया हुआ है, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे कृष्ण उठो और जाओ। तो ये इसी पंक्ति का ये अर्थ है। आपको अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैंने पूरा पाठ का बना रखा है, उसमें कविता की लाइनें भी समझा रखी हैं, सप्रसंग व्याख्या और उसका प्रश्नों के उत्तर सारे करवाए हुए हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को भी देख ले जाकर, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पाठ और प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। भाषा की बात में से प्रश्नों के, ये तो कुछ अनुमानित प्रश्न बता रही हूँ आपकी परीक्षा के लिए। गौओं का पालन करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गौओं का पालन करने वाले को क्या बोलते हैं? गोपाला या गोपालक, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको पूरा पाठ पढ़ के जाना है आपको पूरे नंबर लेने के लिए। ये तो थोड़े से ही अनुमानित प्रश्न हैं, ठीक है। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे, विशेषण शब्द बताइए। अब यहाँ ये एक पंक्ति दी जा सकती है, ऐसे सेंटेंस दिया जा सकता है, आपको बताना है कि विशेषण शब्द कौन सा है यहाँ पर। तो कौन सा है यहाँ पर? पुनरोक्ति के रूप में बताया गया है विशेषण शब्द, और पुनरोक्ति होता है बार बार उसका प्रयोग हुआ है, मीन तरह तरह। तो यहाँ पर
विशेषण शब्द कौन सा है? तरह तरह। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सरकार ने गांव गांव में कुआं खुदवाने का प्रचार जारी किया। तो इस वाक्य में बताओ कि संज्ञा शब्द कौन सा है। अब आपको संज्ञा शब्द बताना है, क्योंकि इस लेसन में भाषा की बात में दिया गया है ये विशेषण पुनरोक्ति और विशेषण संज्ञा ना पुनरोक्ति संज्ञा शब्द बताइए। तो पुनरोक्ति मीन बार बार जो प्रयोग होता है। यहाँ पर गांव गांव जो होता है वह संज्ञा शब्द है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे कुछ अनुमानित प्रश्न, और आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपकी अपनी परीक्षा के लिए तैयारी फुल करके जाना है। ये सिर्फ एक बार पढ़ लेने हैं आपने परीक्षा जाने से पहले। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।